यौन शोषण के खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, तब उन्हें धमकी दी गई थी कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। आपको लगता है साजिश भी वजन बढ़ाया गया विनेश फोगाट का? वेट कैटेगरी के लिए मीराबाई चानू ने 1 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था। जी। जो 147 अधिकारी जो वहां पर गए हुए हैं, वो जी। क्या कर रहे थे? उन्होंने टाइम क्यों नहीं मांगा? पहले भी इतिहास में ओलंपिक में हुआ है कि कई बार जब सरकारें गई हैं और उसके बारे में जब रीवैल्यूएशन हुआ है, तो मेडल रिस्टोर हुआ है। जी। वही महिला खिलाड़ी हैं जिनको 1 साल तक प्रताड़ित किया गया, जिनको आधी रात में बाकी महिला खिलाड़ियों के साथ रोड पर घसीट के दिल्ली पुलिस लेके गई है। ये सरकार कभी भी नहीं चाहती थी कि ये मेडल लेके आए। जब इनका सिल्वर मेडल तो कम से कम एश्योर्ड हो गया था, जी। तो बीजेपी के किसी भी नेता ने ट्वीट करके इनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने वो कर दिखाया जो इन्होंने धमकी दी थी। पूरी साजिश इसीलिए रची गई कि अगर ये मेडल लेके आ जाती है, तो ये इनके मुंह पर एक तमाचा की तरह होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार। पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, उसको लेकर जो है विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है 100 ग्राम के लिए जो है डिस्क्वालीफाई हो गई। दूसरी ओर विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पे। वो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ बड़ी साजिश है, इसको लेकर इसी मुद्दे पे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर से, सर लगातार आप लोग हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पे, वो तो ओलंपिक का मामला है। देखिए कुमोद जी, कल जिस तरह से फोगट 100 ग्राम के कारण डिस्क्वालीफाई हुई हैं, मुझे लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके जैसे लोगों का कलेजा आज बड़ा शांत होगा। और खासकर आज सुबह उनका ट्वीट देखकर कि उन्होंने संन्यास ले लिया, रेसलिंग से संन्यास ले लिया। और उनको इस बात की धमकी दी गई थी जब वो जंतर मंतर पर यौन शोषण के खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, तब उन्हें धमकी दी गई थी कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। तो देखिए, ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण घटना विनेश फोगट की व्यक्तिगत घटना नहीं है। सिर्फ विनेश फोगट का सपना नहीं टूटा है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना टूटा है। देखिए, आज ओलंपिक में 13वां दिन है और अभी तक हमें एक सिल्वर मेडल भी नहीं मिला है, जबकि इसमें सिल्वर मेडल तो गारंटेड था। मोदी सरकार तो खर्चे कर रही है ना सर खेलों के ऊपर, फिर क्यों आरोप लग रहे हैं कि भेदभाव हो रही है? फिर हाँ, उसका कारण बताते हैं। देखिए, ये जो ओलंपिक के स्तर पर जो खेल होता है, तो इसमें हर चीज़ बहुत साइंटिफिक होता है। खुद मोदी सरकार ने बोला कि उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे, कोच थे, स्पैरिंग पार्टनर्स थे। तो इनका हर एक घंटे पर वजन लिया जाता है। और खासकर विनय फोगट तीसरी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी और पहले वो 53 किलो ग्राम के कैटेगरी में करती थी। इस बार वो 50 किलोग्राम के कर रही थी, तो अपने आप में उनके लिए एक चैलेंज था। और 6 तारीख के सुबह उनका वजन 49.9 किलो था, तो वो क्वालिफाई कर रही थी। और उन्होंने इस दौर में जो विश्व विजेता खिलाड़ी रेसलर महिला थी, उसको हराया था। और पूरे भारतीयों को इस पर गर्व हुआ था। अब क्या कारण था कि एक दिन में 200 किलो वजन बढ़ गया? मैं आपको बताता आपको हूँ। लगता है साजिश भी वजन बढ़ाया गया विनेश फोगाट का? देखिए, साजिश तो है और मैं बार बार भारत साजिश सरकार कोर्ट में भी गई है इसको लेकर। मैं बता रहा हूँ साजिश क्यों है। विजेंदर कुमार, जो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं
और बीजेपी के नेता भी हैं। जी उन्होंने कहा है कि हम एथलेटिक्स के जो लोग हैं, जी हम लोगों में ये कैपेसिटी होती है कि एक दिन में 4 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। जी दूसरी बात, 2018 में यही स्थिति मीराबाई चानू के सामने आई थी। वो आज दूसरे 4th में पोजीशन में है, वो जी दूसरी बात। मैं कह रहा हूँ 2018 में वेट कैटेगरी के लिए मीराबाई चानू ने 1 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था। जी तो अगर इनका सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा था, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं, जो 147 अधिकारी जो वहां पर गए हुए हैं, जी वो क्या कर रहे थे? उन्होंने टाइम क्यों नहीं मांगा ताकि 100 ग्राम तो मतलब कहने में भी अशोभनीय लगता है, लेकिन आप अगर बाथरूम भी जाके लौट के आइएगा तो 100 ग्राम वजन कम हो जाएगा। जी तो 100 ग्राम किसी एथलीट के लिए वजन कम करना कुछ भी नहीं है। जी देखिए, अगर इसके बावजूद इनका वजन किया गया होगा ले जाने के पहले, तो टीम को तो पता था कि ये ओवरवेट हो गई हैं। जी अगर ये ओवरवेट हो गई, तो इनको फिर वहां ले जाया क्यों गया? अगर सपोज वो नहीं जाती, वो अगर इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, नहीं पहुंची, तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरी महिला खिलाड़ी है उसको गोल्ड मिल जाता, जी और इनका जो सिल्वर ऑलरेडी गारंटेड था वो सिल्वर मिल जाता। जी वो भी नहीं किया गया। ऐसा नहीं जब हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील पर जाना चाहिए था। वो तो अ, कोर्ट गई है अ, सर। तो कल तक की जो खबर है, वो तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अपील नहीं किया। अपील और किए कोर्ट में, आज फैसला आने वाला है। और कल तक ऐसी कोई खबर नहीं थी। और अपील, इनफैक्ट विनेश फोगट ने पर्सनली आर्बिट्रेशन कमेटी के सामने अपील किया है, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। तो ये पहले भी इतिहास में ओलंपिक में हुआ है कि कई बार जब सरकारें गई हैं और उसके बारे में जब रीवैल्यूएशन हुआ है, तो मेडल रिस्टोर हुआ है। जी लेकिन ये देखिए, वही महिला खिलाड़ी हैं जिनको 1 साल तक प्रताड़ित किया गया, जिनको आधी रात में बाकी महिला खिलाड़ियों के साथ रोड पर घसीट के दिल्ली पुलिस लेके गई है। ये सरकार कभी भी नहीं चाहती थी कि ये मेडल लेके आए, क्योंकि मेडल तो इनकी गारंटीड हो गई थी जैसे ही ये सेमीफाइनल लेकिन जीत सरकार गई तो थी। खर्च कर रही थी ना, पैसे सरकार के द्वारा ही भेजा गया। सरकार के द्वारा भेजा गया, सरकार की मजबूरी थी कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बाकी सारे खिलाड़ियों से बहुत बेहतर थी। आज आप देखिए 53 केजी के कैटेगरी में जो महिला गई हैं, वो 101 सेकंड में खत्म हो गई, और ये वर्ल्ड चैंपियंस को हरा के 7 घंटे में 3 बाउट जीत के और फाइनल में पहुंची थी। और फाइनल में पहुंचने के पहले जब इनका सिल्वर मेडल तो कम से कम एश्योर्ड हो गया था, जी तो बीजेपी के किसी भी नेता ने ट्वीट करके इनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। और आप कई लोग तो कर लोगों ही ने, रहे थे सर। कई लोग, हमने किया था। और कई लोग ट्रोल कर रहे थे, जो जैसा हमने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह सरीके जो लोग हैं, वो लोग ट्रोल कर रहे थे। और आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने वो कर दिखाया जी जो इन्होंने धमकी दी थी, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये साजिश है। बीजेपी के लोग नारी शक्ति का, मातृशक्ति का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। और ये 10 साल में कितनी सारी घटनाएं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे जंतर मंतर की घटना हो, या और भी कई जगहों पे जो घटनाएं घटी हैं, उससे साबित हो जाता है। और ये पूरी साजिश इसीलिए रची गई कि अगर ये मेडल लेके आ जाती है, तो ये इनके मुंह पर एक तमाचा की तरह होगा। चलिए सर, एक बांग्लादेश से सवाल ले लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, और गुरुद्वारे और सिखों पे लगातार हमले हो रहे हैं। बिहार के बीजेपी नेता कहते हैं कि अब इंडिया अलायंस के लोग क्यों चुप बैठे हैं? क्या
वो इसलिए चुप बैठे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए। देखिए, विदेश नीति एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जी। और इसमें बिना कोई सरकारी लाइन लिए हुए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये भारत सरकार का काम है कि भारत सरकार अपने जितनी कूटनीतिक जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो हिंदू या सिख या जैन जो भी भाई बहन वो हो कहते हैं वो कि सुरक्षित रहें। मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं अलग-अलग कंट्री में, तो पूरा ट्विटरबाजी होती है। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि ये विदेश नीति है और आप को ये सोचना चाहिए कि आपके 1.25 करोड़ हिंदू वहाँ पर अभी हैं और अगर आप कुछ ऐसा भड़काऊ बात करते हैं, तो आप उनको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार को अपने स्तर पर सरकार के पास बहुत सारे तंत्र होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सरकार में काम किया हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो कैमरा के सामने नहीं बताया जा जी। सकता है। तो बहुत सारे तरीकों से सरकार इन मामलों से निपट सर सकती है। एक आखिरी सवाल छोटा-सा जवाब चाहता हूँ उस पे। बिहार में घूम-घूम कर प्रशांत किशोर लोगों को जोड़ रहे हैं अपने मोर्चे में, जन स्वराज मोर्चे में। वो कह रहे हैं कि अभी तक 1 करोड़ लोगों को जोड़ चुके हैं और लगातार वो अलग-अलग गाँव में जाके लोगों को वो बता रहे हैं कि 30 साल से कांग्रेस, आरजेडी, एनडीए और बीजेपी और जेडीयू कुछ नहीं कर पाई। हम तीसरा मोर्चा लाएँगे और हम बिहार को आगे बढ़ाएँगे। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और लोकतंत्र में पार्टी भी बना किसी रहे हैं 2 अक्टूबर को। हाँ, किसी को भी राजनीति करने का अधिकार है। वो पिछले 1.5-2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं और जैसा आपने कहा 2 अक्टूबर को वो पार्टी बनाएँगे। वो जब पार्टी बनाएँगे तो फिर पार्टी का मैनिफेस्टो वगैरह भी बनाएँगे कि वो बिहार की समस्या के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस समस्या का उनके पास क्या समाधान है, क्या रोड मैप है? तो जनता अपने नेता को उसके कार्य के आधार पर चुनती है। प्रशांत किशोर जी पहली बार आ रहे हैं, इसके पहले तो रणनीतिकार रहे हैं जी। और किसी एक आदर्श को कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। वो जब भी जिस नेता ने उन्हें पैसे दिए हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया है। तो उनके आदर्शों पे तो बात की ही नहीं जा सकती है। जी। तो अब ये देखना है कि उनकी पार्टी का क्या स्वरूप होता है, पार्टी का क्या स्लोगन होता है, पार्टी का क्या कार्यक्रम होता है। जब ये बातें आ जाएँगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएँगी, तो फिर हम लोग इस स्थिति में रहेंगे कि उसका उचित जवाब भी दिया जाए। चलिए ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।